नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अंशवली कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं हिंदी निबंध, जो कि लेख है और ये 10 अंक का पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। किसी भी बोर्ड के लिए हिंदी के जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, जी हाँ दोस्तों, हिंदी के जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो आपका एक निबंध तो ज़रूर पूछता है। तो इसलिए उस निबंध को आपको याद करना, अच्छी तरह से समझना और पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एक निबंध जो कि बसंत ऋतु पर का निबंध होगा। वो निबंध का नाम होगा बसंत ऋतु। जब आप बोर्ड में एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो आपसे लगभग 5 निबंध दिया रहेगा, 5 निबंध दिया रहेगा और उसमें से किसी एक का आपको उत्तर देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ में किसी एक का लिया हूँ जो कि है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में सबसे पहले आपको भूमिका लिखना होता है कि उसके बाद लिखना होता है बसंत ऋतु का महत्व, उसके बाद ऋतुओं का राजा, उसके बाद सदाबहार मौसम, उपसंहार। इस प्रकार से आपको पूरे चार्ट को भरना होता है। इस प्रकार से लिखा रहेगा और आप किस तरह से लिखेंगे ताकि आपको अच्छा नंबर मिलेगा। हमारे वीडियो पर अगर टिप दिए हैं, वीडियो को चला दिए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, काहे कि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और ध्यान इधर उधर मत भटकाइएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए तो आप समझ पाइएगा अच्छी तरह से। तो चलिए हम शुरू करते हैं हिंदी निबंध, यानी कि बसंत ऋतु। सबसे पहले आता है, पहला पॉइंट है महत्व, कि इस ऋतु का महत्व क्या है, वो महत्व के बारे में आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया भूमिका, पहले इस ऋतु का भूमिका दिया हुआ पर लिखना होता है, उसके बाद महत्व और उसके बाद इसे राजा क्यों कहा जाता है ऋतु का, सदाबहार मौसम और उपसंहार। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है भूमिका। तो हम पहले भूमिका को शुरू करते हैं कि बसंत ऋतु का भूमिका। तो सबसे पहले आपको भूमिका लिख देना है। एग्जाम हॉल में कैसे लिखिएगा कि आपका नंबर नहीं कटेगा, वो जरूर ध्यान दे। सबसे पहले आपको भूमिका लिख देना है इस प्रकार जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और भूमिका लिखने के बाद उसमें इस तरह का, जैसे कि यहाँ पे हेडिंग दिया गया, लाइन दिया गया है, वो हल्का मोटा लाइन कर दे। और ये सब अगर ब्लू कलम से लिखिएगा, ये सब ब्लू कलम से लिखिएगा तो ये वाला जो है, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा। यानी कि एक ऐसा पेन से लिखिए, दोनों 2 कलर होना चाहिए सिर्फ, लेकिन लाल नहीं चलना चाहिए। ब्लैक और ब्लू चलेगा, रेड नहीं चलेगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, रेड कलर का यूज नहीं कीजिएगा। और इंची से इतना छोटा, जितना को हेडिंग रहेगा उतना छोटा हेडिंग मारकर, और उसके बाद इस तरह से देकर, और इसके सामने नीचे जहां आएगा वहां पर से आपको लिखने का शुरू करना है। जैसे कि मैं यहां पर इसके सामने से लिख रहा हूं, उस तरह से आप लिखिएगा। और ये वाला लाइन छोड़ दीजिएगा, जिस लाइन में भूमिका का जैसे हेडिंग मारे हैं ये लाइन पूरा छोड़ दीजिएगा। और दूसरा लाइन को यहां तक छोड़ दीजिएगा पैराग्राफ, और यहां से आप लिखना शुरू कीजिएगा। तो चलिए, जैसे कि हमने लिखा है भूमिका पर। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। भारत अनेक ऋतुओं का देश है। जी हाँ दोस्तों, भारत हमारे देश है जो कि अनेक ऋतुओं का देश है। यहाँ पर ऋतु बहुत सारा होते हैं, इसीलिए इसे अनेक ऋतुओं का देश कहा जाता है। यहाँ गर्मी, सर्दी, बरसात, पतझड़, बसंत, हेमंत आदि 6 ऋतु आगमन होता रहता है। यानी कि हमारे देश में 6 ऋतु आगमन होते रहते हैं। इनमें बसंत सबसे प्रिय ऋतु है, यानी कि बसंत सबसे प्रिय ऋतु है सबसे अच्छा ऋतु है, जिसके आगमन पर सभी प्राणी हर्ष उल्लास से झूम उठते हैं। यानी कि जब बसंत ऋतु आता है तो सभी जीव जंतु, यानी कि सभी प्राणी हर्ष और उल्लास से झूम उठती है। इसलिए बसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है। आपको कोई भी पूछ भी सकता है कि बसंत ऋतु को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह ऋतु आने से सभी प्राणी झूम उठते हैं हर्ष और उल्लास से। तो चलिए अब अगला पॉइंट लिखना है। तो ये पूरा पैराग्राफ छोड़ दीजिएगा यहाँ से, और एक लाइन और छोड़ दीजिएगा। जब आप लिखिएगा एग्जाम हॉल में तो पेपर का एक लाइन और छोड़ दीजिएगा और दूसरा का लाइन में ये लिखिएगा। फिर उसी प्रकार हेडिंग मार दीजिएगा जिस तरह से इसमें मारा गया है। और उसके बाद फिर यहाँ से लिखना है कि बसंत ऋतु का महत्व। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बसंत ऋतु के महत्व को देखते हैं। आप पूरा बनाइएगा तो आपको 10 में 10 नंबर मिलेगा, अच्छी तरह से बनाइएगा। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा।
चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें दिया गया है कि बसंत ऋतु का महत्व, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बसंत ऋतु का महत्व बहुत अधिक है, यानी कि स्वास्थ्य के दृष्टि से बसंत ऋतु का महत्व बहुत अधिक है। स्वास्थ्य यानी कि इस समय न अधिक जाड़ा होता है और ना गर्मी, यानी कि इसमें अधिक ना ही जाड़ा होता है और ना ही अधिक गर्मी, गुलाबी जाड़ा और गुलाबी धूप होता है। इस ऋतु में गुलाबी जाड़ा और गुलाबी धूप होता है, यानी कि हल्का जाड़ा और हल्का धूप, जो मनुष्य आहार विहार को संयमित रखता है, यानी कि मनुष्य जो है संयमित रहता है, नॉर्मल मौसम रहता है, उसे वर्ष भर किसी प्रकार का रोग नहीं होता है। और इस ऋतु में जो लोग अच्छी तरह से घूमते हैं, टहलते हैं, बसंत ऋतु का फायदा उठाते हैं, उन लोगों को सालों भर रोग होने का चांस बहुत कम रहता है, कोई भी रोग होने का। इस ऋतु में शरीर में नए खून का संचार होता है, इस ऋतु में शरीर में नए खून का संचार होता है, वात और पित्त का प्रकोप भी शांत हो जाता है। इस प्रकार इस ऋतु को स्वास्थ्य में और शरीर सौंदर्य और वृद्धि होती है। तो इसीलिए बसंत ऋतु का यही महत्व है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही अच्छा होता है ये ऋतु, और ये ऋतु में बहुत लोग घूमने टहलने के लिए जाते हैं। तो चलिए अब हम अगला पॉइंट पर चलते हैं। तो अगला पॉइंट कुछ इस प्रकार है कि ऋतुओं का राजा, ऋतुओं का राजा। तो इसमें भी उसी प्रकार दीजिएगा और हेडिंग इसी प्रकार मार दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा कि ऋतुओं तो अनेक है, लेकिन बसंत की सज धज निराली है, इसलिए वह ऋतुओं का राजा, शायरों कवियों का लाडला, धरती का धन है। यानी कि ये जो ऋतु है ये सज धज निराली है, यानी कि ये ऋतु सज धज निराली है, यानी कि बहुत ही सुंदर ये ऋतु लगता है, इसलिए इस ऋतुओं का राजा कहा जाता है, इसलिए इसे ऋतु का राजा कहा जाता है। और शायरों कवियों का लाडला और धरती का धन है ये। वस्तुतः इस ऋतु में प्रकृति पूरी निखार पर होती है, इसमें प्रकृति जो होती है वो पूरी निखार पर होती है। तो चलिए अब हम अगला पॉइंट पर चलते हैं। तो अगला पॉइंट दिया गया है सदाबहार मौसम, या इसे प्रकृति में बदलाव भी देखते हैं, प्रकृति में बदलाव भी लिखा जाता है। तो हेडिंग मारकर लिख दीजिएगा, इस समय ऋतु अत्यंत सुहावनी होती है, यानी कि इस समय जो है ऋतु बहुत ही सुहावनी होती है। सर्दी का अंत और गर्मी का आरंभ हो रहा होता है, यानी कि सर्दी जो होता है जिसे जाड़ा या ठंडी कहते हैं उसका अंत होता है और गर्मी का शुरुआत होता है। सर्दी में कोई ठिठुरता नहीं है और गर्मी में किसी का बदन नहीं जलते, यानी कि सर्दी से ना ही कोई ठिठुरता है और ना ही गर्मी से किसी का बदन जलता है। बसंत ऋतु में हर एक व्यक्ति बाहर घूमने फिरने का इच्छुक होता है, यानी कि हर एक व्यक्ति बाहर घूमने टहलने का इच्छुक होता है, उसके मन करता है कि बाहर घूमे टहले। यह इस मीठी ऋतु का विशेषता है कि सभी सजीव जीव और पेड़ पौधे में नवजीवन का संचार होता है, नवजीवन का संचार होता है, यानी कि नया जीवन का संचार होता है। वृक्ष नए नए पत्ते से लद जाते हैं, यानी कि जितना भी वृक्ष होता है वो सब नए नए पत्ते से लद जाते हैं। फूलों का सौंदर्य तथा हरियाली में छटा मटा का मग्न कर देती है, यानी कि फूलों की जो है वो सौंदर्य अधिक बढ़ जाती है, हरियाली बहुत ही अच्छा लगने लगता है, गंध करने लगता है। आम के वृक्ष में बोर आ जाता है, यानी कि आम का जो वृक्ष होता है उसमें बोर आ जाता है, जिसे मंजर भी हम लोग कहते हैं। तथा कोयल मीठी मीठी कूकू करती है, यानी कि कोयल जो है वो मीठी मीठी कूकू बोलने लगती है। यह सुगंधित वातावरण में सैर करने से बीमारी भी कोसों दूर भाग जाती है, यानी कि यह अच्छा वातावरण में हम लोग अगर सैर करेंगे, घूमेंगे टहलेंगे तो बीमारी भी कोसों दूर चले जाते हैं। ठंडी ठंडी बसंती हवा मनुष्य की आयु और बल का वृद्धि कर देती है, यानी कि यह जो ठंडी ठंडी बसंती हवा होती है बसंत ऋतु का, उसमें मनुष्य की आयु और बल का वृद्धि कर देती है। चलिए अब सबसे अंतिम का पॉइंट होता है उपसंहार, इसे भी देख लेते हैं। हमें इस ऋतु में अपना स्वास्थ्य बनाना चाहिए। उपसंहार का मतलब होता है कि इसके बारे में कुछ अपना राय क्या है वो लिखने के लिए। तो हमें इस ऋतु में अपना स्वास्थ्य बनाना चाहिए। प्रातः उठकर बाहर घूमने जाना, ठंडी ठंडी हवाओं में घूमें और
प्राकृतिक सौंदर्य का निरीक्षण करें। बसंत ऋतु ईश्वरीय वरदान है और इस वरदान की पूरी लाभ उठाना चाहिए। यानी कि ये बसंत ऋतु जो है इसमें हम लोग को घूमना चाहिए, टहलना चाहिए और ये प्रकृति का वरदान है और इस प्रकृति के वरदान को हम लोग को लाभ उठाना चाहिए। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।